नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे निष्ठा आधारित FLN कोर्स 9 बुनियादी संख्यात्मक आकलन के प्रश्नोत्तरी। इस वीडियो में हम आपके लिए कोर्स नंबर 9 के प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। साथ ही इस कोर्स में हमें 20 में से 20 प्रश्न प्राप्त होंगे। हमें 70% अंक लेना अनिवार्य है। जो हमें इस वीडियो के माध्यम से हमें प्रश्न उत्तर हल करेंगे तो हमें कम से कम 70% अंक प्राप्त होंगे और हमें प्रमाण पत्र लेने में बहुत आसानी होगी। तो शिक्षक साथियों, हम देखते हैं हमारे कोर्स नंबर 9 बुनियादी संख्यात्मक आकलन की प्रश्नोत्तरी। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक दूसरे से पूरक नहीं है। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हुए, जोड़ और गुना, गुना और भाग, जोड़ और घटाव, घटाव और गुना। तो इसका सही उत्तर है घटाव और गुना। हमारा पहला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक दूसरे से पूरक नहीं, तो घटाव और गुना। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे को प्रारंभिक वर्षों में संख्यात्मकता में दक्ष बनाने का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यह बाद के चरणों में सीखने के परिणामों को प्राप्त करने में मदद करता है। यह उन्हें तेजी से गणना करने में मदद करता है। यह दैनिक जीवन में तार्किक सोच और तर्क को विकसित करने में मदद करता है। यह उन्हें संख्याओं के साथ कार्य करने में मदद करता है। तो क्या आएगा? यह उन्हें तेजी से गणना करने में मदद करता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे निम्न के नाम के रूप में उपयोग की गई संख्या, गणन संख्या, क्रम सूचक संख्या, सौंदर्य संख्या। तो यहाँ पर क्या आएगा? सौंदर्य संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है। तो देखिए, नाम के रूप में उपयोग की गई संख्या, गणन संख्या, क्रम सूचक संख्या और सौंदर्य संख्या। तो यहाँ पर सौंदर्य संख्या इसका सही उत्तर है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है। तो आकलन के लिए श्रव्य दृश्य उपकरण का प्रयोग, बच्चों के सीखने के स्तर के अनुसार एक व्यक्तिपरक परीक्षा, याद रखने पर आधारित एक परीक्षा, स्व मूल्यांकन का उपयोग। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है। तो यहाँ पर आएगा याद रखने पर आधारित एक परीक्षा। फिर हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर हम देखेंगे गुणन सीखने समझने में उपयुक्त क्रम क्या होना चाहिए। तो जोड़ के संबंध में गुणन का वितरण नियम लागू करना चाहिए। इसका जो 2 नंबर का ऑप्शन है, 2, 4, 1 और 3, यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, संख्यात्मकता की मजबूत बुनियाद सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे हम 4 ऑप्शन दिए हुए, वार्षिक रूप से राज्य, जिला, प्राधिकरण द्वारा, प्रश्न पत्र के माध्यम से जिसमें पाठ्य पुस्तक से अधिक प्रश्न है, सतत रचनात्मक अनुकूली विधियों के माध्यम से, साप्ताहिक और मासिक परीक्षणों के माध्यम से। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है सतत रचनात्मक अनुकूली विधियों के माध्यम से। हम यहाँ पर टिक करेंगे साथियों, तो यह हमारा उत्तर सही होगा। फिर अगला प्रश्न है हमारा, वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए आवश्यकता है। यहाँ पर देखेंगे हम वस्तुओं को उनकी विशेषताओं से पहचाने, आकृतियों के नाम पढ़े, वस्तुओं के नाम का पाठ करें, वस्तुओं के नाम जाने। हमारा प्रश्न था वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए आवश्यकता है। वस्तुओं को उनकी विशेषताओं से पहचाने, यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त प्रक्रिया नहीं है। यहाँ पर देखेंगे हमें 4 ऑप्शन दिए हुए, घरेलू भाषा में निर्देश, गणित में कविताओं, तुकबंदी, कहानियों, पहेलियों का उपयोग करना, जोड़ तोड़ का उपयोग, बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हल करवाना। निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत संख्यात्मक कौशलों को बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है। तो इसका उत्तर है बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हल करवाना। जो हमें 4 ऑप्शन दिए हुए उसमें से बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हल करवाना। फिर अगला प्रश्न है हमारा, कब कहा जाता है कि एक बच्चे ने आकार और स्थान की समझ हासिल नहीं की है।
तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमें। इसमें हमारा पहला ऑप्शन है, जब बच्चा स्थान और आकृतियों का वर्णन करने के लिए अपनी शब्दावली का उपयोग करता है। जब बच्चा किसी वस्तु और उसके आकार के बीच संबंध की खोज और संचार करता है। जब बच्चा पर्यावरण के वस्तु और उनकी ज्यामितीय विशेषताओं को देखता है। जब बच्चा बिना समझे घन, घनाभ, गोला आदि आकृतियों के नाम रटता है। तो यहाँ पर देखिए, कब प्रश्न में क्या कहा है, कब कहा जाता है कि एक बच्चे ने आकार और स्थान की समझ हासिल नहीं की। तो उसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, जब बच्चा बिना समझे घन, घनाभ, गोला आदि आकृतियों के नाम रटता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, मापन शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं होना चाहिए। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तुलना की भाषा का उपयोग करने का अवसर प्रदान करें। शिक्षक द्वारा माप की मानक इकाइयों और उनके रूपांतरणों को सीधा पेश करना। बच्चों को माप के लिए अपनी इकाइयाँ निकालने दे। गतिविधि और अन्य अनुभव को देना जिनमें माप शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शिक्षक द्वारा माप की मानक इकाइयों और उनके रूपांतरणों को सीधे पेश करना। फिर हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन डेटा प्रबंधन का एक घटक नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, डेटा का निर्माण, डेटा की संख्या, डेटा का प्रतिनिधित्व, डेटा का संग्रहण। तो यहाँ पर देखेंगे हम, इस प्रश्न का सही उत्तर है डेटा का निर्माण। हमारा प्रश्न क्या था, निम्नलिखित में से कौन डेटा प्रबंधन का एक घटक नहीं है। तो डेटा का निर्माण। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे 4 ऑप्शन दिए हुए, दृश्य के रूप में देखना, अनुमान रटकर याद रखना, स्थानिक समझ। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या है, प्रश्न जो था, निम्नलिखित में से कौन एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है। तो रटकर याद रखना ये गणितीय प्रक्रिया नहीं है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, शून्य की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस संक्रिया के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ योग, विभाजन, घटाव और गुणा। शून्य की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस संक्रिया के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है घटाव। फिर हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संख्या की समझ विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, संख्या नामों का बोलना, मूल संचालन जैसे जोड़ घटाव, से बड़ी से छोटी जैसी संख्याओं की तुलना, दैनिक जीवन के कार्यों में संक्रियाओं का अनुमान। तो यहाँ पर दिया हुआ है संख्याओं का नाम बोलना, यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणन सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो गुणन को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझना, पहाड़ों का स्मरण और उनका पाठ, गुणन तथ्यों को याद रखना, गुणन एल्गोरिथम सीखना और प्रश्न हल करना। तो हमारा प्रश्न जो था, निम्नलिखित में से कौन सा गुणन सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो गुणन को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझना, यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, शून्य की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस संक्रिया के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए, घटाव, गुणा, योग, विभाजन। तो शून्य की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस संक्रिया के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है घटाव। अब हमारा अगला प्रश्न है, अंक क्या होते हैं। अंक क्या होते हैं, संख्याओं के लिए प्रतीक, संख्याओं का मान, संख्याओं का आकार, संख्याओं के नाम। तो अंक क्या होते हैं, संख्याओं के लिए प्रतीक। फिर हमारा अगला प्रश्न है, एक संगतता की समझ के निर्माण के लिए बच्चों को रिक्त स्थान का अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं है। कई और कुछ जितने एक समूह में है उतने से अधिक कम संख्या निर्देश करने की प्रणाली। तो देखिए यहाँ पर एक संगतता की समझ के निर्माण के लिए बच्चों को संख्या निर्देश करने की प्रणाली का अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, यदि छात्र विभिन्न त्रिभुजों के गुणों का नाम बता सकते हैं लेकिन अभी तक उनके बीच संबंध नहीं देख पा रहे हैं तो वे
वैन हिल ज्यामितीय सोच मॉडल के किस चरण में है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए, औपचारिक, परिणाम, अमूर्तता, विश्लेषण, दृढ़ता। तो यहाँ आएगा विश्लेषण, इसका सही उत्तर है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, अंक क्या होते हैं? संख्याओं के लिए प्रतीक, संख्याओं का मान, संख्याओं का आकार, तो संख्याओं के नाम। तो अंक क्या होते हैं? संख्याओं के लिए प्रतीक। अब हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें दिए गए नियम के अनुसार वस्तुओं के संग्रह का क्रम शामिल नहीं है? वर्गीकरण, श्रृंखला, व्यवस्था, पैटर्निंग। तो नियम के अनुसार, दिए गए नियम के अनुसार वस्तुओं के संग्रह का क्रम शामिल नहीं वर्गीकरण में। फिर हम हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, पूर्वशालीय शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? पूर्वशालीय शिक्षकों को किससे बचना चाहिए? 4 ऑप्शन दिए हुए, बच्चों की रोजमर्रा की गतिविधियों पर केंद्रित होना, बच्चों को संक्रियाओं की समझ से पहले संख्यायन लिखने को कहना, कक्षा में और घर पर गणितीय सोच को बढ़ावा देने वाली वस्तुओं को शामिल करना, गणितीय उदाहरणों पर केंद्रित भाषा का प्रयोग करना। तो इसका सही उत्तर है, पूर्वशालीय शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो बच्चों को संख्याओं की समझ के पहले संख्यायन लिखने का कहना। तो अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, हम निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बच्चों के सीखने के स्तर के अनुसार एक व्यक्तिपरक परीक्षा, स्वमूल्यांकन का उपयोग, आकलन के लिए श्रव्य दृश्य उपकरण का प्रयोग, याद रखने पर आधारित एक परीक्षा। तो इसका सही उत्तर है, कौन सा आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है? याद रखने पर आधारित एक परीक्षा। हमारा अगला प्रश्न है, गुणन सीखने समझने में उपयुक्त क्रम क्या होना चाहिए? जोड़ के संबंध में गुणन का वितरण नियम लागू होना चाहिए। 2, 4, 1 और 3 यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, वेन हिल के ज्यामितीय विचारों के स्तर के अनुसार दूसरा स्तर रिक्त स्थान है। अमूर्तीकरण, दृढ़ता, अनौपचारिक, परिणाम, विजुअलाइजेशन। तो इसका सही, वेन हिल के ज्यामितीय विचारों के स्तर के अनुसार दूसरा स्तर अमूर्तीकरण है। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं हम, कितनी बार 4 जोड़ने में 16 प्राप्त हो गए? 16 बार, 20 बार, 4 बार, 64 बार। तो 4 बार 4 जोड़ने पर 16 प्राप्त होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है, संख्याओं को सीखने से पहले एक बच्चे को वस्तुओं को क्रमबद्ध करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि संख्याओं को क्रम में रखने या क्रम में रखने से संबंधित संख्या नामों का पाठ करने के बारे में गणना से संबंधित नहीं है, संख्याओं पर संक्रियाओं के लिए आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर है, संख्याओं को क्रम में रखने या क्रम में रखने से संबंधित। फिर हमारा अगला प्रश्न है, वस्तुओं के समूह के आकार को मापने और संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? क्रमसूचक संख्या, नाम मात्र संख्या, उपरोक्त सभी कार्डिनल संख्या। तो वस्तुओं के समूह के आकार को मापने और संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित में से कार्डिनल संख्या का उपयोग किया जाता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, एक संग्रह की कार्डिनलिटी को तुरंत समझने की क्षमता आमतौर पर बिना गिनती के 4 या 5 से अधिक नहीं को कहा जाता है? वर्गीकरण, संरक्षण, क्रमबद्धता, सुबिटिजेशन। तो इसका सही उत्तर है सुबिटिजेशन। अगला प्रश्न देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है? तो क्रमसूचक संख्या, नाम के रूप में उपयोग की गई संख्या, सौंदर्य संख्या, गणन संख्या। तो इसका सही उत्तर है सौंदर्य संख्या। निम्नलिखित में से कौन संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है? तो सौंदर्य संख्या। फिर हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है? घरेलू भाषा के निर्देश, बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हल करवाना, गणित में कविताओं, तुकबंदी, कहानियों, पहेलियों का उपयोग करना, जोड़ तोड़ का उपयोग करना। तो इसका सही उत्तर है बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हल करवाना। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें एक संगतता शामिल नहीं है? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए, मेल मिलाना, जोड़े बनाना, अंक संग एक मिलाना, समूहन। तो इसका सही उत्तर है समूहन। फिर हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान संख्याओं का उपयोग किसी वस्तु की स्थिति का निर्माण करने के लिए किया जाता है जब उन्हें एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। सौंदर्य विषय क्रमवाचक कार्डिनल नाम के रूप में उपयोग।
तो यहाँ पर आएगा क्रमवाचक। इस प्रश्न का उत्तर है क्रमवाचक का संख्याओं का उपयोग किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जब उन्हें एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। सभी आयत वर्ग होते, सभी वर्ग आयत होते हैं, सभी आयत समांतर होते चतुर्भुज है, सभी वर्ग समांतर होते चतुर्भुज है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, तो सभी आयत वर्ग होते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक दूसरे से पूरक नहीं है। घटाव और गुना, जोड़ और घटाव, गुना और भाग, जोड़ और गुना, तो घटाव और गुना। फिर अगला प्रश्न है हमारा कब कहा जाता है कि एक बच्चे ने आकार और स्थान की समझ हासिल नहीं की है। तो यहाँ देखेंगे हम जब बच्चा किसी वस्तु और उसके आकार के बीच संबंध की खोज और संचार करता है, जब बच्चा स्थान और आकृतियों का वर्णन करने के लिए अपनी शब्दावली का उपयोग करता है, जब बच्चा पर्यावरण में वस्तु और उनकी ज्यामितीय विशेषताओं को देखता है, जब बच्चा बिना समझे घन, घनाभ, गोला आदि आकृतियों के नाम रटता है। तो इसका सही उत्तर है जब बच्चा बिना समझे घन, घनाभ, गोला और आकृतियों के नाम रटता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गुणन सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। गुणन एल्गोरिथम सीखना और प्रश्न हल करना, गुणन तथ्यों को याद रखना, गुणन को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझना, पहाड़ों का स्मरण और उनका पाठ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गुणन को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझना। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रारंभिक अवस्था में गणित सीखने के दौरान एक बच्चे से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि रिक्त स्थान गणितीय तकनीकी के लिए आवश्यक परंपराओं को जाने, स्थान और आकृतियों को समझने के लिए शब्दावली का प्रयोग करें, नंबर सेंस से पहले गिनना सीखे, गणितीय रूप से सोचे और तर्क के साथ निर्णय लें। तो इसका देखिए हम प्रारंभिक अवस्था में गणित सीखने के दौरान एक बच्चे से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि गणितीय तकनीकों के लिए आवश्यक परंपराओं को जाने। फिर हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल नहीं है। दैनिक जीवन के कार्यों में संक्रियाओं का अनुप्रयोग, मूल संचालन जैसे जोड़ घटाव, संख्या नामों का बोलना से बड़ी से छोटी संख्याओं की तुलना। तो इसका सही उत्तर है संख्या नामों का बोलना। फिर हमारा अगला प्रश्न है पूर्वशालीय शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो पूर्वशालीय शिक्षकों को यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बच्चों को संख्याओं की समझ से पहले संख्याएं लिखने को कहना, यह इसका सही उत्तर है। फिर हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें एक संगतता शामिल नहीं है। मेल मिलाना, समूहन, अंक संग एक मिलाना, जोड़े बनाना। तो निम्नलिखित में से एक संगतता शामिल नहीं है समूहन में। फिर हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है। नाम के रूप में उपयोग की गई संख्या, गणन संख्या, सौंदर्य संख्या, क्रमसूचक संख्या। तो सौंदर्य संख्या। फिर हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है। घरेलू भाषा में निर्देश, बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हल करवाना, गणित में कविताओं, तुकबंदी, कहानियों, पहेलियों का उपयोग करना, जोड़ तोड़ का उपयोग। तो इसका सही उत्तर है बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हल करवाना। फिर हमारा अगला प्रश्न है गणना की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी क्या नहीं कर रहा होता है। तो क्रम में संख्या नामों को बोलता है, नंबर के साथ के नाम लिखता है, 2 समूह में वर्गीकृत करता है और एक एक करके वस्तुओं की ओर संकेत करता है। तो इसका सही उत्तर है नंबर के नाम लिखता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है गणना की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी क्या नहीं कर रहा होता है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए, क्रम में संख्या नामों को बोलता है, नंबर के नाम लिखता है, 2 समूह में वर्गीकृत करता है, एक एक करके वस्तुओं की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पर दिया है गणना की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी क्या नहीं कर रहा होता है, तो नंबर के नाम लिखता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है शून्य की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस संक्रिया के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। योग, गुना, विभाजन, घटाव। तो इसका सही उत्तर है घटाव। फिर हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं। सभी आयत समांतर होते चतुर्भुज है, सभी आयत वर्ग होते, सभी वर्ग समांतर होते चतुर्भुज है, सभी वर्ग आयत होते। तो सत्य नहीं है, सभी आयत वर्ग होते हैं।
फिर हमारा अगला प्रश्न है, वस्तुओं के समूह के आकार को मापने और संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कार्डिनल संख्या, नाम मात्र संख्या, क्रमसूचक संख्या, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है कार्डिनल संख्या। अब हमारा अगला प्रश्न है, कितनी बार 4 जोड़ने से 16 प्राप्त होगा? 20 बार, 4 बार, 16 बार, 64 बार। तो कितनी बार 4 जोड़ने से 16 प्राप्त होगा? 4 बार। फिर अगला प्रश्न है, वस्तुओं के मिलान या जोड़ी बनाने की गतिविधियाँ किस पूर्व संख्या कौशल के विकास में मदद करेगी? वर्गीकरण, प्रत्येक से अलग पत्राचार, गिनती, क्रमबद्धता। तो इसका सही उत्तर है प्रत्येक से अलग पत्राचार। फिर हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है? प्रक्रियात्मक ज्ञान, गणित के प्रति स्वभाव, गणितीय तर्क, संचार। तो इसका सही उत्तर है प्रक्रियात्मक ज्ञान। अब हमारा अगला प्रश्न है, मापन शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं होना चाहिए? तो मापन शिक्षण के लिए कौन सा उपागम नहीं होना चाहिए? तुलना की भाषा को उपयोग करने का अवसर प्रदान करे, शिक्षक द्वारा माप की मानक इकाइयों और उनके रूपांतरण को सीधे पेश करना, बच्चों को माप के लिए अपनी इकाइयाँ निकालने दे, गतिविधि और अन्य अनुभव को देना जिसमें माप शामिल है। तो इसका सही उत्तर है शिक्षक द्वारा माप की मानक इकाइयों और उनके रूपांतरणों को सीधे पेश करना। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी संख्यात्मकता का घटक नहीं है? संख्या के नाम याद रखना, पैटर्न्स, डेटा संधारण, गणितीय संचारण। तो इसका सही उत्तर है संख्या के नाम याद रखना। अब हमारा अगला प्रश्न है, जिन चीज़ों में कुछ विशेषताएं समान है उन्हें एक साथ रखने से रिक्त स्थान की क्षमता में वृद्धि होती है? गणितीय संचार, वर्गीकरण, क्रमबद्धता, संख्या समझ। तो इसका सही उत्तर है वर्गीकरण। जिन चीज़ों में कुछ विशेषताएं समान है उन्हें एक साथ रखने की वर्गीकरण की क्षमता में वृद्धि होती है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, सुबिटाइजिंग क्या है? वस्तुओं की संख्या को केवल उन्हें देखकर और वास्तव में प्रत्येक वस्तु को गिनने के बिना पहचानने की क्षमता, गिनने की क्षमता, वस्तुओं के बीच भेदभाव क्षमता, 10 तक की संख्या के बिना संख्या के नाम की क्षमता। तो सुबिटाइजिंग क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है वस्तुओं की संख्या वस्तुओं की संख्या को केवल उन्हें देखकर और वास्तव में प्रत्येक वस्तु को गिनने के बिना पहचानने की क्षमता। यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो इस तरह से हमने FLN कोर्स 9 बुनियादी संख्यात्मक आकलन के प्रश्नोत्तरी हल किए हैं यहाँ पर। तो इस तरह से प्रश्नों के उत्तर लिखने से आपको 70% अंक प्राप्त होंगे साथियों। तो इस तरह से आप